हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है यहाँ पर आपका ये जो आपका करतार का ये जो भौतिकी का बुक है इसके सॉल्यूशन को कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए ये हम लोग का जो है यहाँ पर ये देखिए 106 क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग जो है कर चुके हैं। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 105 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ से हम लोग देखेंगे 106 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 106 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 106 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है ना। एक हल्का बॉडी और एक आपका जो है भारी बॉडी है, उन दोनों का जो आपका गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है ना। काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो पूछ रहा है ना कि इसका संवेग, किसका संवेग अधिक होगा, यानी कि किसका मोमेंटम जो है आपका ज़्यादा होगा। और देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करेगा, आपको जो भी हिंदी टर्म है उसके हम इंग्लिश में जो भी वर्ड होगा हम सब बताते चलेंगे, ठीक है। सो हिंदी के लेकर कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि आपका जो दो बॉडी है जिसका मास जो है आपका सेम है, तो बोल रहा है मास सेम है, ठीक है ना। एक हल्के एवं एक भारी पिंड, यानी कि दो बॉडी है, एक लाइट है और एक हेवी है, और दोनों का जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो पूछ रहा है कि मोमेंटम जो है किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, √2m के, √2m और k, ठीक है। P इज इक्वल टू होता है √2m के। तो यहाँ पर देखिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी है समान है ना, यानी कि इक्वल है। तो मोमेंटम जो है √m का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, √m का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा मास रहेगा उसका उतना ही ज़्यादा संवेग यानी कि मोमेंटम रहेगा। यानी कि भारी बॉडी जो रहेगा उसका जो है मास ज़्यादा है, और मास ज़्यादा है तो आपका उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। भारी पिंड का मोमेंटम जो है ज़्यादा होगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 107 की ओर। मैं इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो 107 में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि टक्कर के बाद जब दो वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती है तो यह है टक्कर होती है ना। जब दो बॉडी कोलाइड करती है और आपस में चिपक जाती है तो ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं, आंशिक प्रत्यास्थ। आंशिक प्रत्यास्थ देखिए ऑप्शन क्या है पहले का, आंशिक प्रत्यास्थ यानी कि पार्शियल इलास्टिक, प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक, अप्रत्यास्थ यानी कि इनइलास्टिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब दो बॉडी जो है आफ्टर कोलिजन चिपक जाता है ना, स्टिक कर जाता है, तो वैसे कोलिजन को बोलते हैं अप्रत्यास्थ यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन। तो आपका ऑप्शन जो है आपका सी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 108। बोल रहा है कि अप्रत्यास्थ टक्कर यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर रहा है कि संवेग संरक्षित रहता है परंतु ऊर्जा नहीं, ऊर्जा संरक्षित रहती है परंतु संवेग नहीं। और सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि न संवेग और न ही ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग व ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में जो है आपका ओनली जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है, और सिर्फ फुल्ली जो इलास्टिक कोलिजन होता है, फुल्ली इलास्टिक कोलिजन, उसी में जो है आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। और बाकी सारे कोलिजन में जो है आपका इनइलास्टिक हो या पार्शियली इनइलास्टिक हो या पार्शियली इलास्टिक जो भी हो, आपका उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सिर्फ फुल्ली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर आपको अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन में। तो इनइलास्टिक कोलिजन में आपका सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि संवेग जो है संरक्षित रहता है, ऊर्जा नहीं, यानी कि संवेग संरक्षित रहता है परंतु ऊर्जा नहीं। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि आरंभ में स्थिर, है ना, क्या है ये 109 क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि आरंभ में स्थिर एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तब दोनों टुकड़े स्थिर होंगे, भिन्न वेग से विभिन्न दिशाओं में चलेंगे, समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे, समान वेग से समान दिशा में चलेंगे, है ना। तो देखिए आपका क्या बोल रहा है ना कि एक जो है आपका बड़ा सा कोई गोला है और ये जो है दो इक्वल मास बॉडी में जो है इक्वल मास में टूट जाता है। तो बोल रहा है कि इनके जो वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है कि इनका वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए ये जो है आपका ये जो गोला है, जो आपका बड़ा वाला गोला है, तो ये इनिशियली रेस्ट में है, तो इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है आपका जीरो है। और चूंकि ये एक्सप्लोजन के कारण फट गया है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका जीरो है, इसलिए यहाँ पर जो आपका जो है लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। इस कारण इसका और इसका जो फाइनल इसका और इसका जो मोमेंटम होगा दोनों के बराबर होगा। यानी कि इनिशियल मोमेंटम आपका इसका टोटल जो का है जीरो है, यानी कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा, इनिशियल तो जीरो है। तो इसलिए इन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो जो है इक्वल एंड अपोजिट होगा, यानी कि एम वी वन अगर मान लें इसको माइनस एम एम वी टू, है ना, एम वी टू, और मास तो आपका सेम ही है, मास तो सेम है, तो मास आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपका दोनों जो वेलोसिटी है वी वन वो जो है इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, वी वन और वी टू जो है इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना कि भिन्न वेग से नहीं होगा, समान वेग से विपरीत दिशा में, यानी कि ऑप्शन जो सी जो है आपका सही होगा कि समान वेग से विपरीत दिशा में आपका होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना 110 नंबर बोल रहा है जो क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है कि रैखिक संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की किस नियम का तर्क संगत निष्कर्ष है। यानी कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो न्यूटन के किस लॉ का रिजल्ट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ का रिजल्ट है आपका। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कंजर्व्ड, यानी कि किसी सिस्टम का जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ये जो है आपका द्वितीय नियम यानी कि सेकेंड लॉ का रिजल्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 111 जो आपका क्वेश्चन है, 111 क्वेश्चन देखिए, एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है, तो क्या संरक्षित रहता है। रेखीय नियम, रेखीय यहाँ पर नियम दे रहा है, इस तरह इसका कोई बात नहीं बनता। गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग और उपरोक्त में से कम नहीं। तो देखिए कोई यहाँ का बोल रहा है ना कि एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है ना, तो घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर एक लड़का आके बैठ जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका गतिज ऊर्जा नहीं कंजर्व रहेगा, बिकॉज यहाँ पर मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी, यहाँ पर जो है बॉडी जो है घूम रहा है, तो घूमने वाला में क्या आता है आपका एंगुलर मोमेंटम आता है। ओके, एंगुलर मोमेंटम, और ये जब आपका सीधे चल रहा था तो वहाँ पर क्या आएगा लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग, और यहाँ पर क्या आएगा कोणीय संवेग। तो यहाँ पर जो है आपका कोणीय संवेग जो है आपका संरक्षित रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई एक्सटर्नल जो है आपका टॉर्क नहीं लग रहा है ना, कोई एक्सटर्नल टॉर्क आपका नहीं लग रहा है, कोई आपका एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो आपका जो है जो आपका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है आपका कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 112 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, है ना। कोई आपका एक बॉडी है जिसका मास है m और संवेग है p, तो इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो आपका रिलेशन है p इज इक्वल टू क्या होता है रूट टू एम के, p इज इक्वल टू क्या होता है रूट टू एम के, है ना। तो इसका गतिज हो जाता है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो पी स्क्वायर, और इस ये जो नीचे 2m बच जाएगा तो 2m नीचे जाएगा तो पी स्क्वायर बट्टा में 2m, और ये आपका के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा
पी स्क्वायर बटा में 2m, पी स्क्वायर बटा में 2m आपका ऑप्शन जो है सी जो है सही है ना, पी स्क्वायर बटा में 2m, ऑप्शन सी आपका सही होगा। सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 113 है ना, 113 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्ण अप्रत्याश संघट्य के लिए प्रत्यानयन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई के बारे में पूछ रहा है। यानी कि यदि आपका फुल्ली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है आपका, उसका डिफिनेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो आपका होता है वेलोसिटी ऑफ ए सेपरेशन बटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटा में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो चूंकि आपका फुल्ली इनइलास्टिक कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन जो है दोनों बॉडी का हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ भी हो तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, और आपका फुल्ली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होता है। ओके, अब 114 क्वेश्चन, यानी कि 114 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब जल किसी पिंड की जब बल है ना, सॉरी क्या बोल रहा है कि जब बल किसी पिंड की गति को मंद करता है तब किया गया कार्य होता है ना, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ऊर्ध्वाधर से कोई नहीं। यानी कि जब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और वहाँ पर जो है उस जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं और जो फोर्स जो है बॉडी को डीएसलरेट कर दे रहा है, तो वहाँ पर फोर्स द्वारा जो है किया गया वर्क क्या होगा। तो देखिए डीएसलरेट कब करेगा, जब यहाँ से इधर कोई बॉडी आ रहा है और यहाँ से कोई फोर्स लगा दे है ना, तो फोर्स लगा दे तो उसका डीएसलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो है फोर्स क्या हो जाएगा, आपका फोर्स क्या हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा कितना हो जाएगा 180 थीटा हो जाएगा, तो आपका वर्क डन का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है सब, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 115 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि किसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है ना, किसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है कि प्रत्यास्थ टक्कर, यानी कि प्रत्यास्थ टक्कर यानी कि आपका इलास्टिक कोलिजन में नहीं होता है गतिज ऊर्जा का हानि। और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है पूर्णतया अप्रत्यास्थ यानी कि फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन, और अप्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक और प्लास्टिक टक्कर है ना। तो किस में जो है आपका ऊर्जा का हानि नहीं होता है, तो ऊर्जा का हानि सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा का हानि जो है नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ है फुल्ली इलास्टिक कोलिजन है ना, फुल्ली इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है इलास्टिक कोलिजन है ना, ये इन इलास्टिक कोलिजन, ये आपका फुल्ली इन इलास्टिक कोलिजन, ये सब आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो है सिर्फ बचता है ए, इलास्टिक कोलिजन में जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है आपका नहीं होता है। ओके, अब देखिए जो 116 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हुक का नियम प्रमुख रूप से है ना, हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है प्रतिबल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि वही स्ट्रेस, विकृति स्ट्रेन, संपूर्ण बिंदु और प्रत्यास्थता सीमा है ना। यानी कि हुक का नियम जो है किसको प्रमुख रूप से परिभाषित करता है, तो हुक का नियम देखिए, हुक का नियम का जो कहा है कि स्ट्रेस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन यानी कि प्रतिबिंब जो है विकृति का समानुपाती होते हैं, कब विथ इन द इलास्टिक लिमिट। तो इसलिए जो है आपका हुक का नियम जो है प्रमुख रूप से परिभाषित होगा प्रत्यास्थता सीमा के लिए, यानी कि प्रत्यास्थता सीमा। ओके ओके, देन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, क्या बोल रहा है कि हुक के नियम के अनुसार, हुक के नियम के अनुसार क्या है ना, हुक के नियम के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि स्ट्रेस जो है प्रतिबल
जो है परपेंडिकुलरली मतलब कि समानुपाती है विकृति के, यानी कि प्रतिबल का स्ट्रेस होता है और विकृति का स्ट्रेन, और प्रतिबल स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए हुक के नियम के अनुसार जो है आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, 118 क्वेश्चन का रहे, निम्न में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा अधिकतम है ना। प्रत्यास्थ सीमा यानी कि इलास्टिक लिमिट जो है निम्न बॉडी में से किसका सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इलास्टिक लिमिट जो है आपका इलास्टिसिटी, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी जो है आपका है वो है स्टील, यानी कि ऑप्शन सी जो ए जो है आपका सही हो जाएगा। अपूर्ण विकृति को प्रदर्शित करते हैं। अपूर्ण विकृति यानी कि देखिए आपका बोर्ड क्या है, अपूर्ण विकृति यानी कि शियर स्ट्रेन होता है ना, शियर स्ट्रेन को प्रदर्शित करते हैं। तो शियर स्ट्रेन जो है, शियर स्ट्रेन देखिए, शियर स्ट्रेन अपूर्ण कोण द्वारा, देखिए ये आपका शियर स्ट्रेन क्या होता है ना कि ये जब इस पर बल लगाइए, ये आपका कोई एक रॉड है, ठीक है ना, और इस पर जब बल लगाएं तो ये आपका जो है ऐसे हो गया है ना, ऐसे घूम गया है ना, ये आपका जो है ऐसे घूम गया। तो यहाँ पर ये जितना एंगल से ये घूमा है, ठीक है ना, ये आपका अपूर्ण कोण कहलाता है ना, ये आपका अपूर्ण कोण कहलाता है। फिगर थोड़ा सही नहीं बना, ये आपका है ना, ये आपका इनिशियली है और इस पर जब हम फोर्स लगाए ना तो ये इतना से घूम गया। तो ये आपका जो है थीटा, ये देखिए ये आपका जितना ये घूम गया है ना, तो ये आपका अपूर्ण कोण ये आपका डेल्टा एक्स जो है आगे बढ़ गया, और ये इसका एच है ना। तो टेन थीटा बराबर का होता है ना, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो डेल्टा एक्स बटा में एच, डेल्टा एक्स बटा में एच द टेन थीटा फॉर स्मॉल डेल्टा एक्स के लिए जो है आपका, यानी कि जब डेल्टा एक्स बटा में एच को, इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन है ना, डेल्टा एक्स बटा में एच को बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो ये टेन थीटा के बराबर आता है, और फॉर स्मॉल थीटा के लिए जो है टेन थीटा जो बराबर होता है वो थीटा के बराबर होता है, यानी कि जो आपका अपूर्ण विकृति होता है, यानी कि शियर स्ट्रेन जो है होता है शियर कोण के बराबर होता है। ठीक है, शियर कोण के बराबर, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अपूर्ण कोण ना, अपूर्ण कोण के बराबर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यंग गुणांक का एसआई मात्रक, यंग गुणांक यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है उसका जो है यंग्स मॉडुलस का क्या, उसका एसआई मात्रक का होता है। तो देखिए जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये, तो उसका जो एसआई मात्रक है वो जो है स्ट्रेस के ही होता है, बिकॉज ये स्ट्रेन जो है आपका वह जो है यूनिट लेस होता है, वह मात्रकहीन होता है, बीमाहीन होता है। तो यंग इलास्टिसिटी यानी कि यंग गुणांक जो है, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है इसका जो यूनिट होता है वो स्ट्रेस का ही होता है, और स्ट्रेस का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। 121 जो बोल रहा है यंग गुणांक का बीमीय सूत्र, तो यंग गुणांक का बीमीय सूत्र, तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन के क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसमें आपकी मीटर स्क्वायर लगा देंगे, नीचे से डिवाइड करना, यानी कि केजी और मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम एल इनवर्स टी के पावर -2, एम एल इनवर्स टी के पावर -2, आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 122 नंबर है ना, 122 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पॉइजन जो निष्पत्ति का सैद्धांतिक मान होता है ना, पॉइजन जो रेशियो है, पॉइजन रेशियो का जो है थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होता है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू देखिए
थियोरेटिकल वैल्यू इसका जो होता है कितना होता है, -1 से लेके 0.5 प्लस के 0.5 है ना, -1 से। और लेकिन जो इसका प्रैक्टिकल वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 0 है ना, 0 से लेके 0.5 तक होता है शायद, है ना। -1 से लेके 0.5 ये तो आपका थियोरेटिकल वैल्यू हो गया। और इसका जो है आपका शायद 0 से लेके 0.5 ही होता है ना, 0 से लेके 0.5। ठीक है, ये आपका -1 से -2 नहीं होता है, -0.5 से +1 ये नहीं होता है। ठीक है, -1 से 0, -1 से 0 ये शायद ये होता है। कन्फ्यूजन है, आप लोगों को पता होता है कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो थियोरेटिकल वैल्यू होता है वो -1 से लेके 0.5 के बीच में होता है थियोरेटिकल वैल्यू। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। ओके, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 123 कि खींचे हुए तार में ऊर्जा होती है। तो खींचे हुए तार में जो है देखिए, यदि आप ये आपका है ना, ये आपका तार है, और यदि आप इसको लंबा कर है ना पूरा खींच देते हैं तो ये आपका ये हो गया। तो इसमें जो है आपका कितना ऊर्जा आया, यहाँ पहले इसका इनिशियल ये इतना छोटा था और इसको जो है खींचकर आप इतना बढ़ा दिए है ना, तो एक साइज इसमें इंक्रीजमेंट हो गया। तो इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो हाफ है ना, फोर्स इंटू एक्सटेंशन। जो आप बढ़ाएं, ठीक है ना, जो आप बढ़ाएं तब फोर्स, हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। तो देखिए कौन है, प्रतिबल इंटू विकृति, प्रतिबल विकृति नहीं होगा, तो ये देखिए भार 1/2 विकृति नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका 1/2 जो है देखिए इसमें है 1/2 प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल और वृत्ति है ना। प्रतिबल इस यहाँ पर इसको बोलेंगे ना प्रतिबल। प्रतिबल जो है आपका जो इंटरनल जो फोर्स जो होता है प्रोड्यूस होता है वही वो। ठीक है, तो 1/2 हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। तो आपका जो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसमें आपका जो जितना पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगा यही होगा, हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। जैसे एज ए नॉर्मल जो है आपका कोई जब कोई बॉडी पर वर्क करते हैं तब उसका वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट वायर के केस में जितना आप डिस्प्लेस करेंगे वह हाफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर एक आदर्श गैस का समतापीय बल गुणांक होता है ना। वायुमंडलीय दाब पर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक आइडियल गैस का आइसोथर्मल बल गुणांक होता है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब पर बल गुणांक है ना, बल गुणांक क्या होता है 1.013 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1.10⁻², 10⁻7, 10⁻, इसमें कितना है 30 है, साफ दिख नहीं रहा है, ज़्यादा जूम हो गया है ना, शायद 30 है। तो देखिए कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कितना होता है 1.013 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा 10⁵5, 10⁻2 नहीं, 10⁻7 भी नहीं, 10⁻30 में नहीं, 10⁻5 होता है। ठीक है, अब ये देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समरूप ठोस पदार्थ के लिए समरूप यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन बताना है। तो ये देखिए इसका जो रिलेशन होता है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू होता है 3 के वाई बटा में 3k-y, 3k y बटा में, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही होगा, 3k y बटा में 3k-y है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाई 3 बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी माइनस यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक,
चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब आपका याद करने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आपका अब 126 नंबर देखिए, जो क्वेश्चन है 126 नंबर, वो क्या बोल रहा है कि रेखीय गति में बल के समान घूर्णन गति में संगत राशि है ना, यानी कि लीनियर मोशन में जो है बल के समान जो है घूर्णन यानी कि रोटेशन मोशन में कौन सा मतलब कि ऐसा क्वांटिटी है। तो रेखीय गति में जो आपका रेखीय लीनियर मोशन का जो आपका फोर्स है, लीनियर मोशन का फोर्स, और आपका रोटेशनल मोशन का जो आपका जो है क्या होता है टॉर्क, यानी कि क्या होता है बलाघूर्ण, है ना, बलाघूर्ण हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, सही है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 127 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि संवेग का आघूर्ण होता है ना, कि यानी कि जो आपका लीनियर मोमेंटम जो है आपका, यानी कि लीनियर मोशन में जो आपका मोमेंटम होता है वो आपका रोटेशनल मोशन में क्या होता है। तो देखिए संवेग का आघूर्ण क्या होता है, संवेग का आघूर्ण है ना एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, यानी कि ऑप्शन जो है आपका डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, पिंड का कोणीय संवेग निम्न में से किसके गुणनफल के बराबर होता है। पिंड का कोणीय संवेग यानी कि कोई बॉडी का यानी एंगुलर मोमेंटम जो है किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है होता है क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, है ना, आई ओमेगा। जैसे लिनियर मोमेंटम होता है एम भी, उसी मास के जगह पर क्या हो जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपका वेलोसिटी के जगह पर आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि आई ओमेगा, ठीक है। तो देखिए आपको पहला ऑप्शन जो बोल रहा है क्या होता है द्रव्यमान और कोणीय वेग, तो एम भी बोल रहे हैं ना, ये नहीं होगा, कोणीय संवेग का ये फॉर्मूला नहीं होता है। अभिकेंद्रीय बल गुणित त्रिज्या, अभिकेंद्रीय बल रेखीय वेग इंटू में कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग ये नहीं होगा। जड़त्व आघूर्ण और इंटू में कोणीय वेग, तो ये देखिए जड़त्व आघूर्ण को आई से दिखाते हैं और इसका कोणीय वेग यानी कि ओमेगा से, है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग यहीं पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।